नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है हरियाणा की भौगोलिक संरचना। हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में हम जानेंगे। अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को हम बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। जितना प्यार और सहयोग आपने पिछली वीडियो के ऊपर हमारे से दिया है, उतना ही प्यार और सहयोग आप हमारे साथ में लगातार बनाए रखिएगा, लगातार जोड़े रखिएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में जानेंगे। हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझेंगे और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो हरियाणा जीके की सीरीज चलाई जा रही है वो सीरीज आपको पसंद भी आ रही होगी। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट की वीडियो पूरी कर दी है, आपका बहुत अच्छा उन डिस्ट्रिक्ट की वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स रहा है। इतना ही रिस्पॉन्स, इतना ही बेहतरीन प्यार और सहयोग आप हमारे साथ में लगातार बरकरार रखिएगा। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हरियाणा की, दिख रहा है ना, हरियाणा की भौगोलिक संरचना। ये आप नोट भी करेंगे, साथ के साथ में लिखेंगे भी। हरियाणा की भौगोलिक संरचना, आज हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में जानेंगे। हरियाणा की भौगोलिक संरचना से संबंधित एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को बड़े जहर तरीके से हम सीखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और वीडियो के बीच में तो बात करने का कोई मकसद ही नहीं है। एक मिनट भी हम वीडियो के बीच में आपका शुरुआत खत्म नहीं करेंगे, एक मिनट भी आपका वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये जो हरियाणा है, ये हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को। ये जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं ये बात सभी को मालूम है कि हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा पंजाब में मिलाया गया था 1858 में, 1858 में पंजाब में मिलाया गया था। लेकिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो ये हरियाणा पूर्वी पंजाब के हिस्से आया था, क्योंकि 1947 में जब पंजाब का हिस्सा हुआ था तो पंजाब के बीचों बीच एक रेड क्लिफ रेखा गुजरी थी। और जब वो रेड क्लिफ रेखा पंजाब के बीचों बीच गुजरी तो पंजाब दो भागों के अंदर टूट गया था, एक पश्चिमी पंजाब, एक पूर्वी पंजाब। तो उस समय हरियाणा पूर्वी पंजाब के हिस्से आया था और पूर्वी पंजाब भारत के हिस्से आया था। उसमें एक छोटा सा स्टेट हरियाणा भी हुआ करता था और ये हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना 1858 में, 1858 में। लेकिन ये हरियाणा पूर्वी पंजाब का, ईस्टर्न पंजाब का हिस्सा बना 1947 में और हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को। तो पंजाब ने हरियाणा को 35.18% हिस्सा दिया था। पंजाब ने हरियाणा को 35.18% हिस्सा दिया था और ये 35.18% है, ये कितना हुआ करता था तो आप बताएंगे 44,212 वर्ग किलोमीटर। पंजाब ने हरियाणा को 44,212 वर्ग किलोमीटर हिस्सा दिया, जो 35.18% हुआ करता था। ये क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का, ये क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो आप बताएंगे 1.34% है। ये क्षेत्रफल है, ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके समझ में सभी पॉइंट बड़ी बारीकी से आए। हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना 1858 में, हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा, ईस्टर्न पंजाब का हिस्सा बना 1947 में, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को। तो पंजाब ने 35.18% हिस्सा दिया था। ये हिस्सा 44,212 वर्ग किलोमीटर के बराबर था। क्लियर है बच्चे? अब हम हरियाणा कौन कौन से देशांतरों और कौन कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है उसके बारे में एक बार देखेंगे। तो आप थोड़ा सा प्यार और सहयोग लगातार बरकरार रखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। पहले हम एक छोटा सा मैप बना लेते हैं भारत का। पहले हम भारत बताएंगे कि भारत कौन कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है, फिर उसी के अंदर हम आपको हरियाणा बताएंगे। क्लियर है ना बच्चे? सभी पॉइंटों को, एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से हम क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए देखें, एक छोटा सा पहले हम भारत का मैप बना लेते हैं। छोटा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे।
ये इस प्रकार से, इसके अंदर पहले भारत को बताएंगे आपको, भारत की कौन कौन से अक्षांश और देशांतरों के मध्य भारत स्थित है। उसी के आधार पर हम आपको हरियाणा बताएंगे। तो ये हम मान लेते हैं कि छोटा सा भारत है, ऐसा मान लेना है, वरना थोड़ा थोड़ा ऐसा ही मिलता जुलता है, तो ऐसा मान लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट देखें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, या हम आपको बता दें कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। पृथ्वी की सतह पर खींची गई, पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो इमेजिनरी लाइन, वो काल्पनिक रेखा जो वेस्ट टू ईस्ट में खींची हुई है, जिनके बीच की दूरी समान है और जिनका कार्य जलवायु का, क्लाइमेट्स का अध्ययन कराना है, लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। लेकिन पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, जिनके बीच 1 घंटे या 15 डिग्री का अंतर है और जिनका कार्य टाइम का अध्ययन कराना है, देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाती है। तो पहले हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, फिर हम हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, फिर हम भारत का देशांतरीय विस्तार देखेंगे, फिर हम हरियाणा का देशांतरीय विस्तार देखेंगे। गांवों, हरियाणा का उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व जो भी गांव हैं उनके पॉइंटों का डिस्कशन भी करेंगे। तो हरियाणा का दक्षिण में, भारत का जो दक्षिण में पॉइंट पड़ता है उसमें नाम आता है कैप कैमोरीन, कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर स्थित, 8 डिग्री 4 मिनट। और भारत कितने डिग्री अक्षांश तक फैला है, तो आप बताएंगे 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक फैला है। भारत की स्थिति शुरुआत होती 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद में भारत का यदि हम देशांतरी विस्तार देखें, अकॉर्डिंग टू देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग देखें, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच भारत स्थित है। और इसी भारत के अंदर एक छोटा सा राज्य हरियाणा भी पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, 9 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12, ऐसे चलते चलते एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर लगा लो, यहां पर एक अक्षांश आएगा 27 डिग्री अक्षांश, 27 डिग्री 39 मिनट, 27 डिग्री अक्षांश आएगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, तो 27 डिग्री 1 मिनट, 27 डिग्री 2 मिनट, 27 डिग्री 3 मिनट, और ऐसे चलते चलते एक टाइम ऐसा आएगा कि 27 डिग्री 39 मिनट आएगी। और 27 डिग्री 39 मिनट आएगी तो वो मिनट या वो पॉइंट भारत का दक्षिणी पॉइंट, हरियाणा का दक्षिणी पॉइंट होगा। हरियाणा 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर और 30 डिग्री 55 मिनट के बीच स्थित है। 30 डिग्री 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर हरियाणा की स्थिति शुरुआत होती है और ये हरियाणा 30 डिग्री 55 मिनट के मध्य स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग। देखें कि देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग हरियाणा का क्या क्रम है। यदि आपने देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग देखना है तो देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग देखें तो यहां हरियाणा का पश्चिमी पॉइंट आएगा 74 डिग्री 28 मिनट और फैला है 77 डिग्री 36 मिनट के बीच में फैला है। याद रखिएगा हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडल एक्सपेंशन ऑफ हरियाणा, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट। और देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ हरियाणा देखें तो आप बताएंगे 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर और 77 डिग्री 36 मिनट के बीच में हरियाणा स्थित है। अब इन्हीं पॉइंटों को हम एक भारत का ये जो मैप बनाया है इसको साफ करेंगे, उसके बाद में इन सभी पॉइंटों को हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बार ये सभी पॉइंट हमने आपसे बताए हैं, आपने नोट भी किए होंगे। अब इन पॉइंटों को हम साफ करके अच्छे तरीके से हम एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझेंगे। भाई इस प्रकार से हम समझ लेते हैं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो आप बताएंगे यमुनानगर। हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो आप बताएंगे सिरसा। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो आप बता देना बच्चे पंचकुला। और हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, मेवात। एक बार फिर से हम आपको 2 पॉइंट समझाएंगे, अब थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि वो पूछे आपसे कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट के बीच में हरियाणा है।
वो आपसे देशांतरीय विस्तार पूछे, देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप बताएंगे 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर और 77 डिग्री 36 मिनट के बीच में हरियाणा स्थित है। ये पॉइंट आपने क्लियर है, क्लियर हो गया तो अच्छे तरीके से समझे। अब हरियाणा का दक्षिणी जिला मेवात है, तो हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु या हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, तो आप बताएंगे मेवात में। और हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है, दोहा। और हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो 27 डिग्री 39 मिनट के ऊपर स्थित है। हरियाणा की स्थिति शुरुआत होती है दक्षिण से 27 डिग्री 39 मिनट और ये फैली है कितने डिग्री तक, उत्तर में 30 डिग्री 55 मिनट। 30 डिग्री 55 मिनट मतलब कहने का 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट के बीच में हरियाणा स्थित है। क्लियर है बच्चे। हरियाणा का सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पंचकुला है, तो हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव भी पंचकुला में ही होगा। हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, तो आप बताएंगे शाहपुर। और शाहपुर गांव है ये उत्तरी पॉइंट या सबसे नॉर्थन विलेज है हरियाणा का। याद रखिएगा शाहपुर जो पंचकुला में 30 डिग्री 55 मिनट हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु है। उसके बाद में हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सिरसा, तो हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव भी सिरसा में ही होगा। और हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है, तो आप बताएंगे बच्चे चौटाला हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव है। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव चौटाला है। और हरियाणा का सबसे पश्चिमी पॉइंट कितने डिग्री के ऊपर है, तो आप बताएंगे 74 डिग्री 28 मिनट के ऊपर। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यमुनानगर, तो सबसे पूर्वी पॉइंट भी यमुनानगर में होगा। और हरियाणा का सबसे पूर्वी पॉइंट जिसमें नाम आता है कलेसर या ताजेवाला, कलेसर या ताजेवाला ये हरियाणा का सबसे पूर्वी पॉइंट है। और ये कितने डिग्री के ऊपर है, तो आप बताएंगे 77 डिग्री 36 मिनट के ऊपर। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। हरियाणा 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट के मध्य स्थित है। अक्षांशीय विस्तार है ये, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है। देशांतरीय विस्तार यदि लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखें तो 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट के मध्य हरियाणा स्थित है। अब हम इसके बाद में तुरंत बाद में हम हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों के अंदर बांटा गया है वो पॉइंटों को पढ़ेंगे। हरियाणा को विशेष रूप से भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कितने भागों के अंदर बांटा गया है, तो वो देखेंगे, वो दिखाएंगे हम आपसे। मैप बनाकर भी सिखाएंगे। अभी मैप बनाएंगे हरियाणा का और उसके बाद में एक एक पॉइंट का बड़ी बारीकी से अध्ययन करेंगे। क्या क्वेश्चन अगला, हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, कितने भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें नाम आता है, एक तो कुरुक्षेत्र का नाम आता है, एक नाम आता है हरियाणा का नाम आता है, और एक नाम प्यारे स्टूडेंट भटियाना का नाम आता है। एक नाम आता है भटियाना, एक नाम आता है हरियाणा और एक नाम आता है कुरुक्षेत्र। इस कुरुक्षेत्र के हिस्से के पॉइंट की बात करें तो इसमें कुरुक्षेत्र जो है भौगोलिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र बांटा गया है, इसमें कुरुक्षेत्र के आसपास का हिस्सा शामिल हुआ करता था। कुरुक्षेत्र जो क्षेत्र था भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा का, इसमें कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र शामिल हुआ करता था। एक नाम आता है हरियाणा। ये जो हरियाणा है इसके अंदर हांसी, इसके अंदर हिसार, हांसी हिसार, इसके अंदर फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, ये सभी डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं। एक बार फिर से देखें, जो हरियाणा है इस हरियाणा के अंदर हांसी, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक को शामिल किया गया है। और इस क्षेत्र में जाटों की अधिकता होने के कारण, इस क्षेत्र में जाटों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को जटियात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया था और भौगोलिक दृष्टि से जो दूसरा भाग था हरियाणा, उसके अंदर जाटों का प्रभाव अधिक था, जाटों की अधिकता थी और उसी जाटों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को जटियात क्षेत्र के नाम से भी जाना गया है। लेकिन इसी के साथ में आपसे कोई एक पॉइंट पूछ लेगा, और क्या पूछ लेगा, किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का सर्वाधिक प्रभाव रहा है।
कौन से जिले के जाटों पर आर्य समाज का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो आप बताएंगे रोहतक के जाटों पर। और हरियाणा में आर्य समाज की दूसरी शाखा 1883 में 1883 में रोहतक में ही खोली गई थी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आना चाहिए, समझ आ रहा है। उसके बाद में नाम आता है भटियाना। इस भटियाना के जिक्र करें तो इस भटियाना में फतेहाबाद का भट्टू शामिल हुआ करता था। फतेहाबाद का जो भट्टू है, भट्टू फतेहाबाद की जो भट्टू तहसील है, उसके आसपास का क्षेत्र शामिल हुआ करता था भटियाना के अंदर। भटियाना जो है इसके अंदर फतेहाबाद की जो आसपास की तहसील है, वो फतेहाबाद जो कि भट्टू तहसील, सॉरी, फतेहाबाद की भट्टू तहसील के आसपास का क्षेत्र इसके अंदर शामिल हुआ करता था। इस भटियाना क्षेत्र के अंदर भट्टू राजपूतों की अधिकता अधिक रही है। कहने का मतलब ये जो भटियाना क्षेत्र था इसमें भाटी राजपूत सर्वाधिक हुआ करते थे। याद रखिएगा इसके अंदर भटियाना क्षेत्र के अंदर। तो याद रखें कि प्यारे बच्चों, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों के पॉइंट हमने बताए हैं। भटियाना के अंदर फतेहाबाद की भट्टू तहसील के आसपास का क्षेत्र शामिल था और इसमें भाटी राजपूतों की अधिकता रही है। 3 भागों में बांटा गया, तीनों का पॉइंट बताया है। अब हम हरियाणा की संरचना के बारे में जानेंगे कि हरियाणा की संरचना कैसी है और कितने पार्टों में हरियाणा की संरचना को तोड़ा गया है। उनके बारे में हम बड़े बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। आप अपना प्यार और सहयोग है वो वीडियो पर अंत तक बनाए रखिएगा। भाई, यदि आपने कुछ भी करना है, यदि वक्त बदलना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आपका वक्त तभी बदलेगा जब आप मेहनत करेंगे। आप अपना वक्त खुद बदलने की कोशिश करेंगे तभी वक्त बदलेगा मेरे भाई। यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और मेहनत नहीं करते हैं तो सफलता के पता नहीं किस किस के कदम चूमने पड़ जाएंगे। तो आप इतना मेहनत करो कि आप वक्त बदल दो। और आप हमारे साथ में जुड़े हैं, आप तो मेरे भाई कुछ भी कर सकते हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप यदि आज आप पहली बार नए जुड़े हैं हमारे साथ में तो हमारी और वीडियो पर जाकर देखिएगा, आपको समझ में आएगी। और हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी करवा रहे हैं। वो प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में ताबूत की कील साबित होगा। तो ये चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें, दिन रात पढ़ें। मेरे भाई, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है जो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको अभी 10-15 मिनट में ये पॉइंट समझ में आ गए तो ये देखो कि आपकी माइंड की पावर कितनी है। आप तो मेरे भाई कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर गुजरने का हौसला आपके अंदर होना चाहिए। और ऐसा हौसला होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ, हम अब की बार क्लियर कर देंगे हरियाणा के एग्जाम, तो कर ही देंगे। आप सिर्फ हमारे साथ में जुड़े, मेहनत करेंगे और मेहनत आपसे बहुत ज़्यादा करवाएंगे। और मेहनत यदि हम ज़्यादा करेंगे, आप भी ज़्यादा करेंगे, तो देखना सफलता एक बार अब की बार अवश्य ही आपके कदम चूमेगी। अब हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना है या हरियाणा का जो भी क्षेत्रफल रहा है, हमने आपसे बताया है हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर रहा है। हरियाणा की भौगोलिक संरचना की बात करें तो हरियाणा का 93.75% भाग समतल व तरंगित है। हरियाणा का 93.75% भाग है ये समतल व तरंगित मैदान रहा है। कितना परसेंट भाग? तो आप बताएंगे 93.75% भाग समतल व तरंगित है। और ये जो मैदान है 93.75 समतल व तरंगित, ये घग्गर और यमुना नदी के मध्य फैला है। कौन सी? घग्गर व यमुना नदी के मध्य फैला है। और इस मैदान की ऊंचाई 300 मीटर से भी कम है। ये जो मैदान है हरियाणा का लगभग 93.75% भाग समतल व तरंगित है। ये मैदान घग्गर और यमुना नदी के मध्य फैला है और इस मैदान की ऊंचाई 300 मीटर से भी कम है। इस समतल व तरंगित मैदान में 68.21% भाग तो सपाट व समतल है। 68.21% भाग तो सपाट व समतल है और 25.55% हिस्सा है ये तरंगित है। तो ये चीजें याद रखिएगा। हरियाणा का जो समतल व तरंगित मैदान है उसमें से समतल व सपाट मैदान 68.21% है और 25.55% भाग है ये एक तरंगित मैदान रहा है। हरियाणा को संरचना की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। हरियाणा को भौगोलिक संरचना की दृष्टि से 6 पार्टों में तोड़ा गया है, 6 भागों में बांटा गया है।
सबसे पहले नाम आता है शिवालिक का मैदान, उसके बाद में गिरिपादीय मैदान, उसके बाद में जलोढ़ मैदान, उसके बाद में नाम आता है बाढ़ का मैदान, उसके बाद में राजस्थानी बालू के टीले युक्त मैदान या रेगिस्तानी मैदान, और उसके बाद में अरावली मैदान। इन सभी पॉइंटों को हम बारीकी से एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहें, ठीक है। तो एक बार हम हरियाणा का एक डेमो सा, एक थोड़ा सा मैप बना लेते हैं, डेमो सा, बस थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, उसी प्रकार से एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। उसके बाद में सारे पॉइंटों को बड़ी बारीकी से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ तक दिख रहा होगा शायद आपको। ये इस प्रकार से मान लेते कि अपने पास में थोड़ा सा डेमो सा बनाना है ना, डेमो सा ही बना लेते हैं थोड़ा सा। देश की राजधानी दिल्ली को तो ठीक ठाक बना लो, आजकल दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही घमासान मचा हुआ है, थोड़ा सा और नीचे की तरफ बना लो, है ना। तो देखें, ये देश की राजधानी दिल्ली पड़ती है, उसके बाद में अपना फरीदाबाद, पलवल वगैरह। तो ये हम मान लेते हैं कि छोटा सा हमने डेमो बनाया है। तो हरियाणा को भौगोलिक संरचना की दृष्टि से, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से भैया 6 भागों में बांटा गया। ये सारे पॉइंट आप सबके साथ में नोट करेंगे बच्चे। हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से 6 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें पहला नाम आता है शिवालिक का मैदान। शिवालिक का मैदान सबसे पहले नाम आएगा कि ये जो शिवालिक का मैदान है ये हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर मिलता है। तो शिवालिक का मैदान है ये हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर मिलता है, तो आप बताएंगे शिवालिक का मैदान हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर है। शिवालिक का जो मैदान है ये हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर फैला है। ये शिवालिक का मैदान हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा में फैला है, मतलब कहने का इस क्षेत्र के अंदर ये हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा है। शिवालिक का मैदान हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला है, तो आप बताएंगे पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में। ऊपर पंचकुला में, नीचे अंबाला में और यमुनानगर के अंदर शिवालिक का मैदान फैला है। आपने बच्चे ये याद रखना है, प्रिय स्टूडेंट, आपने याद रखना है, क्या याद रखना है कि शिवालिक का मैदान उन्हीं जिलों के अंदर फैला है जो जिला हिमाचल प्रदेश के अंदर लगता है। शिवालिक का मैदान हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा में है। उत्तर पूर्वी दिशा में हिमाचल प्रदेश लगता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर होती है। याद रखिएगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा अकॉर्डिंग टू HSSC अंबाला के अंदर होती है। वैसे स्थान है छछरौली जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो शिवालिक का मैदान हरियाणा के उत्तर पूर्वी दिशा में है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर फैला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उस हिमालय की सबसे नई बनी पर्वत श्रेणी, सबसे न्यू जो माउंटेन रेंज है, हिमालय की सबसे नई बनी पर्वत श्रेणी जिसका नाम है शिवालिक। हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी शिवालिक है। और हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी भी कौन सी है, तो आप बताएंगे शिवालिक। हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी जिसका नाम है शिवालिक। ये पॉइंट आप बच्चे क्लियर रखिएगा। उसके बाद में मेरे स्टूडेंट प्यारे भैया आप देखें, ये जो शिवालिक पहाड़ियां हैं इनको हरियाणा में 2 भागों के अंदर बांटा गया है। शिवालिक की पहाड़ियों को हरियाणा में 2 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें नाम आता है उच्च शिवालिक की पहाड़ियां। उच्च शिवालिक की पहाड़ियां, उच्च शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है, 600 मीटर या 600 मीटर से अधिक है। और उसके बाद में सेकंड नाम आता है निमन शिवालिक की पहाड़ियां। निमन शिवालिक की पहाड़ियों का जिक्र करें तो इनकी ऊंचाई 400 मीटर से 600 मीटर है। निमन शिवालिक की पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 400 से लेकर 600 मीटर है। और उच्च शिवालिक पहाड़ियों की बात करें तो 600 मीटर या 600 मीटर से अधिक उच्च शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई है। क्लियर है। उसके बाद में नाम आता है कि हरियाणा का सर्वोच्च शिखर, हरियाणा का सर्वोच्च शिखर जिसमें नाम आता है करहो। ये हरियाणा का सर्वोच्च शिखर करहो भी शिवालिक का हिस्सा है या शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है। और ये करहो है, ये शिवालिक की कौन सी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स के ऊपर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे 1514 मीटर जिसकी ऊंचाई है।
मोरनी हिल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जो फसल होती है वो जोहरड होती है। मोरनी हिल्स के ऊपर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? लैटराइट मिट्टी मिलती है। और मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम के नाम से चलती है, जिसकी शुरुआत मई 2017 के अंदर हुई थी। मोरनी हिल्स शिवालिक का हिस्सा है और मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर करहो है। यह हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है। तो ये याद रखिएगा, ये शिवालिक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ शिवालिक पर्वत श्रृंखला का। तो ये याद रखें, हरियाणा को भौगोलिक संरचना की दृष्टि से 6 भागों के अंदर बांटा है, जिसमें पहला पार्ट हमने क्लियर कर दिया है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में नाम आता है दूसरा गिरिपादीय मैदान। गिरिपादीय मैदान शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे 25 किलोमीटर, ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर जो मैदान मिलता है, उस मैदान को गिरिपादीय मैदान के नाम से जानते हैं। ये गिरिपादीय मैदान भी उन्हीं डिस्ट्रिक्टों के अंदर फैला है जिन डिस्ट्रिक्टों के अंदर शिवालिक माउंटेन रेंज फैली थी। तो आप बताएंगे गिरिपादीय मैदान भी पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में, पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में फैला है। ये गिरिपादीय जो मैदान है, इस गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर व कंधी के नाम से जानते हैं। गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर व कंधी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस गिरिपादीय मैदान में, इस गिरिपादीय मैदान में जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, इस गिरिपादीय मैदान में जो स्थानीय गड्ढे हैं या छोटे छोटे जो गड्ढे हैं, उनको स्थानीय भाषा में चो के नाम से जाना जाता है। ये जो गिरिपादीय मैदान है, ये जो गिरिपादीय मैदान है, इसकी प्रमुख नदी है मारकंडा व टांगरी। गिरिपादीय मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है? मारकंडा व टांगरी है। तो आपको समझ में आया होगा, गिरिपादीय मैदान शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में मिलता है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में मिलता है। गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर व कंधी के नाम से जानते हैं। ये मैदान में जो गड्ढे मिलते हैं उनको स्थानीय भाषा में चौ के नाम से जानते हैं। और गिरिपादीय मैदान जो मारकंडा व टांगरी नदी गिरिपादीय मैदान की मुख्य नदी है। और इस गिरिपादीय मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 375 मीटर है। 300 से 375 मीटर है। और ये गिरिपादीय मैदान जिसकी ढाल, ये गिरिपादीय मैदान जिसकी ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। गिरिपादीय मैदान की जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की तरफ गिरिपादीय मैदान की ढाल है। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए, गिरिपादीय मैदान। उसके बाद में थर्ड जो नाम आता है, उसमें नाम आता है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान, ये जो जलोढ़ मैदान है, ये जलोढ़ मैदान ऊपर घग्गर नदी को छोड़कर और नीचे ये जो रेगिस्तानी भाग है इसको छोड़कर इसके मध्य जो ये मैदान मिल रहा है, ये वाला मैदान, ये जलोढ़ मैदान के नाम से जाना जाता है। ये जो मैदान है, इस मैदान को हम किस नाम से जान रहे हैं? तो आप बताएंगे जलोढ़ मैदान के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ का जो मैदान है, ये मैदान ऊपर शिवालिक पर्वत श्रृंखला गिरिपादीय मैदान, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम के अंदर राजस्थानी भाग से लेकर नीचे अरावली पर्वत श्रृंखला से लेकर ऊपर घग्गर नदी के मध्य जो मैदान मिलता है, इस मैदान को हम जलोढ़ मैदान के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जलोढ़ मैदान जिसे बांगर के नाम से भी जाना जाता है, इस जलोढ़ मैदान को किस नाम से भी जानते हैं बच्चे? किस नाम से भी जानते हैं? तो आप बताएंगे बांगर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में नाम आता है, फोर्थ जो नाम आता है उसमें नाम आता है बाढ़ का मैदान। कौन सा नाम आता है? बाढ़ का मैदान। अब बाढ़ का मैदान कहाँ कहाँ पर बनता है? जहाँ जहाँ से नदियाँ बहेंगी उस क्षेत्र के अंदर बाढ़ का मैदान बनेगा। लेकिन हरियाणा में मुख्य रूप से जो बाढ़ का मैदान बनाने वाली नदी है, यमुना और घग्गर है।
बाढ़ का मैदान मुख्य रूप से हरियाणा के अंदर, मुख्य रूप से, वैसे मारकंडा भी बनाती है, बाढ़ का मैदान यमुना और घग्गर नदी बनाती। अब इस क्षेत्र के अंदर यमुना घग्गर नदी बहती है तो इस क्षेत्र में बाढ़ का मैदान बनता है, इस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है तो इस क्षेत्र के अंदर बाढ़ का मैदान बनता है। अब बाढ़ का मैदान हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो आप बताएंगे, पानीपत में, सोनीपत में, फरीदाबाद में, थोड़ा सा हिस्सा पलवल का है, फतेहाबाद में, और सिरसा के अंदर बाढ़ का मैदान। सिरसा, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल के कुछ हिस्से में बाढ़ का मैदान मिलता है। ये जो बाढ़ का मैदान है मुख्य रूप से हरियाणा में यमुना व घग्गर नदी बनाती है, यमुना और घग्गर नदी बनाती है। लेकिन एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रह गया कि जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है ये हरियाणा के कितने हिस्से पर फैली है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा में 1.67% हिस्से के ऊपर फैली है। याद रखिएगा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा में 1.67% हिस्से के ऊपर फैली है। या शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा में कितने परसेंट पर फैली है तो 1.67% के ऊपर शिवालिक की पहाड़ियां फैली हुई है। तो ये याद रखें। अब क्वेश्चन ये बनेगा, बाढ़ का जो मैदान है इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चे, वो आपसे पूछेगा कि घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है, घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है वो नैली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नैली के नाम से। लेकिन घग्गर के साथ साथ एक और नदी है जो बाढ़ का मैदान बनाती है जिसमें नाम आता है मारकंडा नदी का। मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उस मैदान को किस नाम से जानते हैं? बैठ के नाम से। ये दो बाढ़ के मैदान बहुत ज्यादा प्रचलित है हरियाणा जीके के अंदर, बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे भी जाते हैं। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैठ के नाम से, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली के नाम से जाना जाता है। एक याद हो गया तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। मारकंडा नदी आपने याद रखना, मारकंडा, मारते किससे हैं? बैठ से। आपने ये याद रखना है, मारते किससे हैं? बैठ से। तो मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैठ के नाम से और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली। मारकंडा बैठ, मारते हैं बैठ से, तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो गया। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो ये 4 पॉइंट क्लियर है ना, शिवालिक का मैदान, गिरिपादीय मैदान, जलोढ़ मैदान और बाढ़ का मैदान। उसके बाद में नाम आता है बालू का टीले युक्त मैदान। बालू का 5 जो है, बालू का 5वां जो आता है टीले युक्त, बालू का टीले युक्त मैदान, या हम इसे कहते हैं रेगिस्तानी भाग। बालू का टीले युक्त मैदान, ये रेगिस्तानी भाग। ये हिस्सा कौन कौन से क्षेत्र में फैला है तो आप बताएंगे, सिरसा में, हिसार में, भिवानी में, चरखी दादरी में, उसके बाद में महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में और मेवात के कुछ हिस्से के अंदर ये फैला हुआ है। बालू का टीले युक्त मैदान जिसे आप रेगिस्तानी भाग से जानते हैं, रेगिस्तानी भाग के नाम से जानते हैं। जब कच्छ के रण से की तरफ से चलने वाली शुष्क हवाएं, जब कच्छ के रण की तरफ से चलने वाली शुष्क हवाएं हरियाणा के अंदर आती है, जब कच्छ के रण से चलने वाली शुष्क हवाएं या राजस्थान की धूल भरी हवाएं जब आती है तो इस क्षेत्र के अंदर हरियाणा के पश्चिमी हिस्से में, हरियाणा के पश्चिमी हिस्से के अंदर ये अपना बालू का जो रेत लेकर आ रही है, साथ में बालू लेकर आ रही है, वो इस क्षेत्र के अंदर जमा कर देती है। और जब ये बालू युक्त हवाएं जब इस क्षेत्र के अंदर रेत जमा करती है तो बालू के ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, बालू के ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं। और जब वर्षा वगैरह होती है इस प्रकार से टीले बन जाते हैं, और जब वर्षा वगैरह होती है तो इस टीलों के अंदर, इन टीलों में पानी भर जाता है। इन टीलों में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। और जैसे ही इन टीलों के मध्य पानी भरता है ये एक स्थानीय झील बन जाती है, एक छोटी झील बन जाती है जिसे स्थानीय भाषा में ठूठ या बावड़ी के नाम से जानते हैं। जिसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे ठूठ या बावड़ी के नाम से जिसे जाना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो क्षेत्र है बालू का टीले युक्त मैदान या रेगिस्तानी भाग, ये इस क्षेत्र में हिसार, सिरसा में, हिसार में और नीचे भाई साहब भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात में फैला हुआ है। जब बालू युक्त हवाएं राजस्थान के रेगिस्तानी भाग से रेत लेकर आती है तो उस रेत को ये पश्चिमी दिशा के अंदर इस क्षेत्र में जमा कर देती है, जिसके कारण बालू के ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं। और जब वर्षा वगैरह होती है तो उन टीलों में ऊपर से पानी बहाकर नीचे की तरफ आता है तो छोटी छोटी झीलें बन जाती है। उन झीलों को स्थानीय भाषा में
ठूठ या बावड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ठूठ या बावड़ी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में नाम आता है अरावली का मैदान। अरावली का मैदान, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में जो फैली है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ फैली है, उसमें आप बताएंगे 3.09% भाग पर हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ फैली है। अरावली की पहाड़ियाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैली है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में, और आप बताएंगे मेवात में और फरीदाबाद में। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियाँ फैली है। लेकिन आपसे पूछे कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो मेवात, जिसे वर्तमान में नुहू के नाम से जानते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा अरावली की पहाड़ियाँ मेवात, नुहू के अंदर पड़ती है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन फरीदाबाद की जो बड़खल झील है, फरीदाबाद की जो बड़खल लेक है, फरीदाबाद की जो बड़खल झील है, वो बड़खल झील भी अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। और उस बड़खल झील के आसपास में पथरीली मिट्टी मिलती। कौन सी मिट्टी मिलती है बच्चे? तो आप बताएंगे पथरीली मिट्टी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पर्यटक कौन सी झील के ऊपर आते हैं? तो आप बताएंगे बड़खल झील के ऊपर आते हैं, जो फरीदाबाद के अंदर स्थित है। और ये बड़खल झील 1947 की सिंचाई परियोजना के तहत बनाई गई थी। 1947 की सिंचाई परियोजना के तहत बनाई गई थी। हरियाणा में जो अरावली का जो मैदान है 3.09% भाग के ऊपर फैला है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नुहू, मेवात, फरीदाबाद में फैला है। सबसे ज़्यादा मेवात में फैली है। लेकिन अरावली का सर्वोच्च शिखर ढोसी है। अरावली की सर्वोच्च पहाड़ियाँ कौन सी है? तो आप बताएंगे ढोसी अरावली की सर्वोच्च पहाड़ी है। अरावली की सर्वोच्च पहाड़ी यदि देखें तो ढोसी है। और ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई देखें तो आप बताएंगे 652 मीटर ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई है। और इसी ढोसी की पहाड़ी से एक ऋषि हुआ करते थे, भृंगु ऋषि। उनकी पत्नी हुआ करती थी दिव्य पोलिमा। और उस दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलती थी दोहान नदी। क्लियर है? ढोसी की पहाड़ी हरियाणा में, वैसे 54 ऋषि का संबंध भी ढोसी से है। ढोसी की पहाड़ी हरियाणा की दक्षिण हरियाणा में या अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। ये पॉइंट आप क्लियर रखिएगा। तो ये सभी पॉइंट थे। भौगोलिक संरचना के आधार पर हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले हमने शिवालिक बताया था। शिवालिक हरियाणा के 1.67% हिस्से पर है। अरावली 3.09% हिस्से के ऊपर पड़ती है। गिरिपादीय मैदान जिसकी ऊंचाई 300 से 375 मीटर है। जलोढ़ मैदान जिसकी ऊंचाई 220 से लेकर 280 है। 220 से लेकर 280 तक जलोढ़ मैदान की ऊंचाई है। लेकिन सिरसा का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये जो सिरसा का दक्षिणी हिस्सा है, इस सिरसा के दक्षिणी हिस्से में अनकाई दलदल मिलता है। सिरसा के दक्षिणी हिस्से में अनकाई दलदल मिलता है। और हरियाणा में सबसे कम ऊंचाई वाली जमीन, हरियाणा में सबसे कम ऊंचाई वाली जमीन जो है, हरियाणा में सबसे कम ऊंचाई वाली जो जमीन है वो याद रखिएगा सिरसा के दक्षिणी हिस्से में मिलती है। और हरियाणा में सबसे कम ऊंचाई वाली जमीन को अनकाई दलदल के नाम से जानते हैं। और इस अनकाई दलदल की ऊंचाई 200 मीटर से भी कम है। ये जो सिरसा का दक्षिणी हिस्सा है, इसमें अनकाई दलदल मिलता है। और ये जो अनकाई दलदल है जिसकी ऊंचाई तो आप बताएंगे 200 मीटर से भी कम इस अनकाई दलदल की ऊंचाई है। तो ये सभी पॉइंट क्लियर है ना? सभी पॉइंट अच्छे तरीके से आप क्लियर रखिएगा। सिरसा के दक्षिणी हिस्से में अनकाई दलदल मिलता है, जो पूरे हरियाणा में सर्वोच्च सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो आप बताएंगे 200 मीटर से भी कम जिसकी ऊंचाई है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। बहुत अच्छी वीडियो है, आपको समझ में भी आई होगी। सभी पॉइंट हमने अच्छे तरीके से क्लियर करे हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपके अंदर पूरा जोश भी होगा, समझ में भी आया होगा। और यदि हकीकत में ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी करेंगे। आप शेयर कीजिए, बस आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, स्टूडेंटों को, आपके जो भी साथी है उनको हमारे साथ में जोड़िएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। जय जवान और जय किसान।